मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाति एचडी क्लासेस। आप सभी ने जैसे कि हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया एसिड बेसिस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है, इंडिकेटर्स पढ़ा है। अब उसी को हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो भी आपके एसिड्स और बेसिस होते हैं उनमें कुछ कॉमन चीज़ होती है। तो एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे हम क्या करेंगे, जब भी किसी एसिड होगा तो वो एसिड जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या करेगा, हमेशा H+ आयन देगा। ठीक है, ये जो H+ आयन देता है यही इसकी प्रॉपर्टी होती है और इसी वजह से एसिडिक नेचर को शो करता है। ये एसिडिक नेचर क्यों होता है, इसके H+ आयन की वजह से ही होता है। तो हम एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। यदि हम HCl लेते हैं, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो यदि हम HCl लेते हैं और हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ में, तो हमको क्या मिलेगा, H+ आयन। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, Cl- आयन। ठीक, तो ये जो हमारा फॉर्मेशन हुआ H+ आयन का, यही सभी जितने भी एसिड होंगे सभी H+ आयन देंगे। तो इस प्रोसेस को इसको कहा जाता है कि सभी में सेम है। ठीक है, अब इसके बाद में हम HCl की जगह में अगर हम क्या ले लें, H2SO4 ले लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड भी लेंगे और हम जब उसमें वाटर होगा, जब वाटर की प्रेजेंस में ही थी, ध्यान रखिएगा, जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या दे देगा, H+ आयन में टूट जाएगा और SO4- में, है ना। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये SO4 हमने क्या लिया था, देखिए H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पर 2 माइनस आयन बनेंगे और यहाँ पे जो H है इसके 2 आयन होंगे। तो इस तरीके से आपको H+ आयन यहाँ पे भी मिला। उसके बाद हम HNO3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। HNO3 हम लेते हैं मीन्स नाइट्रिक एसिड। तो उसकी रिएक्शन भी जब हम एक्वस सॉल्यूशन में जब होता है तो वो क्या देगा, H+ आयन देगा आपको और यहाँ पे आपके बन जाएगा NO3-। ठीक है, तो हम क्या देख लेते हैं, H+ आयन, H+ आयन, H+ आयन। तो सभी एसिड में क्या चीज़ हो गई, सभी जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो H+ आयन देंगे। लेकिन ये जितने भी H+ आयन हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते ऐसे सिर्फ H+ आयन में नहीं रहेंगे, वो क्या कर लेंगे, H+ आयन जो होंगे वो हाइड्रोजन आयन, ये H+ मीन्स हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, वाटर, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व है ना, तो ये वाटर के साथ जुड़ जाएंगे और क्या फॉर्म कर लेंगे, H3O+। तो ये H3O+ जो आयन है इसको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो क्योंकि अब आप H3O+ आयन जनरली लिखा नहीं जाता है, कन्वीनियंट नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा H+ आयन और H3O+ आयन बोथ आर सेम, दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन हम कन्वीनियंट होने के लिए हम इसको क्या लिख देते हैं, H+ आयन। ठीक है, तो ये वाटर सॉल्यूशन में जब होगा, एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो इसको कहेंगे हाइड्रोनियम आयन। तो इस तरीके से हाइड्रोनियम आयन आपका फॉर्म होगा। तो यहाँ पर सेम क्या हो गया, H+ आयन। सेम इसी तरीके से जब हम बेसिस की बात करते हैं तो बेसिस में क्या होगा, बेसिस को जब हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में जो भी आपके बेस होंगे वो क्या कर लेंगे, यहाँ पे H+ आयन तो नहीं होगा, उनके पास में क्या होगा, OH- आयन। तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर लेते हैं, ये जब भी वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो OH- आयन देते हैं। जैसे हम NaOH को अगर हम ले लें और यहाँ पर हम जब उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, Na+ और OH- आयन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या मिल गया, OH- मिल गया। उसी के बाद दूसरा एग्जाम्पल ले हम NaOH की जगह KOH। तो KOH में भी क्या होगा, सेम इसी तरह के Na की जगह क्या हो जाएगा, K+ और यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, OH- आयन। ठीक है, इसके बाद अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लें, MgOH2, तो ये भी रिएक्ट करेगा, है ना, वाटर के साथ। तो वाटर में क्या करेगा, अब रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ ये वाटर में डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट मीन्स यहाँ पे क्या दे देगा, ये H+ आयन दे देगा। तो यहाँ पर ये OH- आयन दे देगा। OH- आयन दिया क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए कितने थे, OH2 थे, तो कितने OH- आयन मिले आपको, 2। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और मैग्नीशियम की वैलेंसी क्योंकि 2 होती है इसलिए 2+ आयन लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपको यहाँ पे ऐसे शो करते हैं। अब ये आप NaOH सॉलिड भी ले सकते हैं या आप इसको एक्वस सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। तो ये जो भी आपका मिलेगा Na+ वो कहाँ मिलेगा, एक्वस सॉल्यूशन में मिलेगा। ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो ये सभी एक्वस सॉल्यूशन में आपको आयंस मिलते हैं।
तो ये आपका हो गया, आपका क्या सेम सिमिलैरिटी होती है सभी एसिड्स में और सभी बेसिस में, तो वो हमने यहाँ पे देख लिए हैं। और इसी तरीके से हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे कि जब हम एग्जांपल में क्या करेंगे कि अगर हम बल्ब ग्लो करते हैं तो बल्ब में क्या होगा, कौन सा, अगर H+ आयन या OH- होंगे तो वो ग्लो करेगा। तो उसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखते हैं। तो इसको यहाँ पे हमने एक्वस इसलिए लिख दिया है ताकि आपको जो कंडीशन होती है वो यहाँ पे शो हो जाए। तो ठीक है, यहाँ पे आप इसको, अगर आपको समझने के लिए, ये सभी जो आपके आयंस होंगे ध्यान रखिएगा ये एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये सभी आपके इस तरीके से एक्वस सॉल्यूशन में आपके प्रेजेंट हो जाते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारी एसिड्स और बेस सभी में क्या कॉमन होता है, एसिड्स H+ आयन देते हैं जबकि बेसिस OH- आयन देते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि एसिड्स और बेसिस कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम एक एपरेटस ले लेते हैं इस तरीका जो आपको दिख रहा है, और इसमें हम एक बल्ब लगा देते हैं और एक बैटरी से उसको कनेक्ट कर देते हैं। अब हम इसके अंदर का एक के बाद एक अलग अलग सॉल्यूशंस लेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन के लिए क्या ले लेते हैं, अगर हम HCl लेते हैं तो HCl जब हम उसमें डालेंगे तो क्या होगा, HCl का एक्वस सॉल्यूशन लेने पर हम देखेंगे कि ये जो बल्ब है ये जलने लगता है। मींस यहाँ पर आयंस प्रेजेंट होंगे तभी ये बल्ब जो है आपका ग्लो करेगा। अब ये जो आयन है, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए आयंस का होना जरूरी होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो यहाँ पे कौन से आयन है, HCl को जब भी हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो अभी हमने पढ़ा था क्या कौन से आयन देगा, ये H+ आयन देगा, है ना। तो ये H+ आयन की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सेम चीज यहाँ पे हम H2SO4 के साथ में भी देखेंगे। जब हम H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन लेते हैं एपरेटस में तभी भी जो बल्ब है वो ग्लो करना शुरू कर देता है। अब ये भी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको H+ आयन मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में यदि देखें, अगर हम ये दोनों हमने क्या लिए थे, एसिड्स लिए थे। एसिड लेने के बाद में हम तीसरे नंबर पर यहाँ पर सॉल्यूशन ले लेते हैं ग्लूकोज का। ठीक है, अगर हम ग्लूकोज का यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं तो फिर से हम सेम वैसे ही आपको देखते हैं कि जब रिपीट करते हैं रिएक्शन, इसमें हम ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन लेके, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि इस बार यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कोई आयन आपको नहीं मिला। ठीक है, तो कोई आयन क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये जो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी है ग्लूकोज में, लेकिन जो हाइड्रोजन है ये डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे उसके बाद ले लिया एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल में हम ले लेते हैं C2H5OH। अब इसका एक्वस सॉल्यूशन लेके देखते हैं। देखिए, अब हमने H तो यहाँ थे तो H+ आयन इसने नहीं दिया, अब यहाँ पे OH है तो हम देखते हैं कि देता है क्या। अगर हम फिर सॉल्यूशन में यहाँ पर इस तरीके से एल्कोहल लेते हैं तभी भी हम देखते हैं कि बल्ब ग्लो नहीं करता है। मीन्स यहाँ पे भी जो इसके OH आयन है वो डिसोसिएट नहीं हुए हैं। अब हम इसके बाद हमने एसिड देख लिए और यहाँ पे दूसरे जो ग्लूकोज और अल्कोहल देखे थे। अब हम बेसिस ले लेते हैं, है ना। अगर हम NaOH का एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं तो NaOH का एक्वस सॉल्यूशन लेने के बाद हम क्या देखेंगे कि ये बल्ब जो है फिर से ग्लो कर रहा है। अब ये क्यों ग्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कौन से आयन है, OH- आयन है। ठीक है, इसी के बाद चलिए एक बार और टेस्ट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर इसके बाद में अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं CaOH ट्वाइस, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं तो भी हम क्या देखते हैं कि फिर से जो आपका बल्ब था वो ग्लो कर रहा है। मीन्स यहाँ पे किस वजह से ग्लो कर रहा है, क्योंकि आयंस तो यहाँ भी होंगे, तो यहाँ जो आयन है वो है OH- आयन। तो ये हमको शो करता है कि एसिड्स जो होते हैं वो H+ आयन देते हैं और जो बेसिस होते हैं वो OH- आयन देते हैं, और इन्हीं आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है, और ये जो H+ आयन है वही आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके एसिडिक नेचर के लिए, और ये जो OH- आयन है वो उसके किसी भी एल्कलाइन के आपके बेसिक नेचर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू शो कर दिया है। ओके, अब हम पढ़ेंगे मिक्सिंग ऑफ एसिड्स और बेसिस विथ वाटर, है ना। जब हम एसिड और बेस को वाटर से मिक्स करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स। तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है,
वो एसिड जिसमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर हो, ठीक है। जिसमें क्या होगा, अब जैसे सपोज एग्जांपल के लिए हम ले लें कि हमारे पास अगर कोई इस तरीके से एक बीकर है और उसमें हमने मान लीजिए यहाँ पे हमने ले रखा है एसिड, ठीक है। तो इस एसिड में अगर यहाँ पर हमने जो एसिड लिया है इसमें मान लीजिए आपको सिर्फ 2 ml अगर आपने वाटर लिया है तो यहाँ पे वाटर का अमाउंट कितना है, बहुत कम वाटर लिया है और ज्यादा मात्रा में क्या होगा, आपके एसिड होगा। तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर होगा, उसको कहा जाएगा कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। अब कंसंट्रेटेड एसिड हो गया। अब यदि हम दूसरा एग्जांपल ले लें कि दूसरे एग्जांपल में क्या करेंगे, अब हमने सेम इसी में मान लीजिए यही वाला एसिड था और यहाँ पर अगर हम उसको देखें तो क्या होगा, यहाँ पर कंपेरेटिवली इसमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ एसिड क्या हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे 20 ml वाटर है तो 20 ml अगर वाटर होगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये कंसंट्रेटेड अब नहीं है क्योंकि इसमें तो अमाउंट ऑफ वाटर मिनिमम से ज्यादा हो गया, तो इसको कहा जाएगा डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड होता है जिसमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर होता है, जबकि डाइल्यूट एसिड वो एसिड होता है जिसमें कि अमाउंट ऑफ वाटर कंपैरेटिवली मोर होता है। अब ये कैसे करते हैं, इसको हम ये जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है डाइल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूशन मीन्स अब हमारे पास अगर लैब में आपके पास कोई एक एसिड है और उसको हमको यूज करना है तो हम इस एसिड को एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होगा। तब फिर हम क्या करेंगे, इस एसिड को डाइल्यूट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने की, उसको कहा जाता है डाइल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब जितने H+ आयन अभी इसमें थे, जब हम वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे तब H+ आयन हो या OH- आयन, जो भी अगर आपके बेस लिया तो OH- आयन होंगे ना। तो जो भी अगर हम एसिड की बात करें H+ आयन होंगे तो अब डाइल्यूट करने पे H+ आयन की नंबर ऑफ H+ आयन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यही प्रोसेस कहलाती है कि जब हम एसिड या बेस को किसी डाइल्यूट करते हैं तो उसके H+ आयन या OH- आयन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, उसको कहा जाएगा डाइल्यूशन या मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विथ वाटर, ठीक है। अब इसमें हम एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं। सपोज हमने यहाँ पे वापस हम क्या करते हैं, हमारे पास ये कैसा है, कंसंट्रेटेड एसिड है और ये हम क्या ले लेते हैं, प्लेन वाटर, ठीक है। ये हमने सिर्फ प्लेन वाटर लिया हुआ है। अब हम इस प्रोसेस को करते हैं, हम डाइल्यूशन की प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस में क्या होगा, हम एसिड और वाटर को मिक्स करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा वाटर और एसिड को मिक्स करना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हाईली एक्सोथर्मिक मीन जैसे ही आप एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है और हो सकता है कि अगर आपने अगर वाटर को एसिड में डाला तो इतनी जोर के बम्प करेगा कि आपके ऊपर आ सकता है और ये जल भी सकते हैं ना। तो इसलिए ये कभी नहीं किया जाता, कभी भी एसिड में वाटर इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, बल्कि जब भी आपको डाइल्यूशन करना होगा तब आप एसिड को वाटर में डालेंगे और वो भी ऐसे कुछ लेंगे कि आपका ड्रॉप जो है वो आपकी इस दीवार के थ्रू ड्रॉप इस तरीके से जाए और यहाँ पे हम एक स्टिरर लेंगे, ठीक है, जिससे चलाते रहेंगे, इस पानी को चलाते रहेंगे और यहाँ पर जो आपका एसिड है वो गिरता रहेगा। तो ये दीवार के सहारे एसिड को डाला जाता है वाटर में ताकि आपको जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो डाइल्यूट होते उसको मिलते जाए और इस तरीके से जो आपका एसिड होगा अब ये डाइल्यूट एसिड में चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा हमेशा एसिड को वाटर में डाला जाता है, ठीक है। एसिड को हम वाटर में डालेंगे ना कि वाटर को एसिड में, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस की। तो अभी तक जो हमने देखे थे उसमें इंडिकेटर हमको बताते थे कि ये एसिड है या बेस है सब्सटेंस, ठीक है। लेकिन अब हमको क्या पता करना है कि वो जो आपके पास एसिड है वो कितना स्ट्रांग है और जो बेस है वो कितना स्ट्रांग है। तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। ये क्या करता है कि इसमें ये डिफरेंट कलर्स जो होते हैं वो शो करता है और ये उसमें बताता है कि इसमें कंसंट्रेशन जो है हाइड्रोजन आयन की वो कितनी है, तो उसको कहेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है।
अब यहाँ पर ये अलग अलग पीएच पे अलग अलग शो करता है रंग, है ना। अब ये कलर शो करता है तो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है पीएच, पीएच क्या होता है ना। तो हम देखेंगे पीएच स्केल एक होता है जिसमें जैसे हम पहले भी हमने बहुत से अलग अलग चीजें नापते हैं ना, जैसे अगर कोई कपड़ा है तो मीटर में, डिस्टेंस को किलोमीटर में। तो इसी तरीके से यहाँ पर जब हमको हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन आपको नापनी होती है कि कितने H+ आयन है, तो उसके लिए एक स्केल होता है, उसको कहा जाता है पीएच स्केल। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन जो होती है उसको जो नापते हैं उसको कहा जाएगा पीएच स्केल। ठीक है। अब यहाँ पर एक है P और एक है H। ठीक है। तो P स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन्स। ठीक है। जर्मनी में इसका मतलब होता है पावर। ठीक है। तो ये जो पावर होता है ये हो गया P, और H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो इस तरीके से यहां पर हम पीएच स्केल से किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे दिखता है। ठीक। तो हमने यहाँ पे देख लीजिए, अब हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे इंडिकेटर आपको दिख रहा है, एक स्ट्रिप दिख रही है। ये क्या है, ये पूरी जो स्ट्रिप होती है यहाँ पे आपको एकदम रेड रेड कलर दिख रहा है ना। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये बहुत ही हाईली एसिडिक एसिड। इस तरफ 0 से लेके 7 तक जो आपका स्केल होता है ना। तो ये पीएच जो स्टैंड होता है, तो जितने भी 0 से लेके 14 तक आपको यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं। तो पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक मेजर करता है, 0 से 14 तक। ठीक है। और ये पीएच जो स्केल है वो जितना ज्यादा 0 की तरफ होगा, 0 मीन्स वेरी एसिडिक, और जैसे इधर इधर जाते जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये एसिडिक से बेसिक की तरफ, नॉर्मल न्यूट्रल की तरफ हो जाएगा। यहाँ पर जो 7 होता है वहां पर हाइड्रोजन के H+ आयन और OH आयन, जब H+ आयन और OH माइनस आयन बराबर होंगे तो क्या बन जाएगा, वहां पे न्यूट्रल हो जाएगा। और वाटर का इसलिए पीएच हमेशा 7 होता है। ठीक है। वाटर का पीएच क्या होगा, 7, क्योंकि यहाँ पे H+ आयन और OH- आयन दोनों बराबर होते हैं। और इसीलिए जो हमने अभी पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, तो 7 जो स्केल होता है वो न्यूट्रल के लिए शो करता है, ना यहाँ एसिड होगा ना बेस। उसके बाद 7 से लेके 14 तक जो आपके नंबर हैं शो करते हैं। और जितना ज्यादा, अगर 14 है मीन्स यहाँ से अब ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी एल्कलाइन नेचर, तो जितना 14 यानी सबसे ज्यादा एल्कलाइन, और इधर ये एल्किनिटी जो आपकी एल्कलाइन कम होंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ होगा, 14 स्केल पे। ठीक है। तो इस तरीके से आपका पीएच स्केल होता है। इसके बाद में हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रिप में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये एकदम जो डार्क रेड कलर है ये 0 को शो करता है। ये होता है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए 0। यहाँ पे कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पीएच को शो करेगा। उसके बाद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो होता है वो 1 हो जाता है। इस तरीके से कम होते होते फिर गैस्ट्रिक जूस का 1.2 या 1.4 करीब होता है। ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो पीएच है वो धीरे धीरे यहाँ पे ग्रेजुअली कम होता है। प्योर वाटर का ध्यान रखिए 7 होता है। उसके बाद जो सलाइवा होता है ना, बिफोर मील का जो होता है 7.4 होता है। इसे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और उसके बाद में जो हमारा 14 नंबर पे मिलेगा वो होगा कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड का होगा 14, पीएच जो होगा वो 14 होगा। तो इस तरीके से इस स्केल से हम किसी भी एसिड को, अगर वो एसिड भी है तो वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है उसके लिए पता करते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास इंडिकेटर। तो अब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स के बारे में। तो हम उसके लिए क्या कर लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक बीकर लिया हुआ है और एक उस बीकर में 10 ml हमने HCl ले लिया है। ठीक है। इसमें कितने हैं, दोनों में सेम अमाउंट लिया हमने, यहाँ पे भी 10 ml और यहाँ पे भी 10 ml ले रखा है। पर यहाँ पे हमने क्या लिया है, एसिटिक एसिड। ठीक है। अब ये जो एसिटिक एसिड होगा इसमें, और इन दोनों में H+ आयन दोनों में ही होंगे क्योंकि ये एसिड है। लेकिन यहाँ पर H+ आयन अगर हम काउंट करेंगे तो ये क्या होंगे, ये मोर होंगे। ठीक। और यहाँ पर H+ आयन जो होंगे वो लेस होंगे। तो यहाँ पर जब हमको कोई एसिड जिसमें नंबर ऑफ H+ आयन पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा होंगे उसको कहा जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और ऐसा एसिड जिसमें पर यूनिट वॉल्यूम में H+ आयन कम होंगे उसको कहा जाएगा वीक एसिड। ठीक है। तो ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद में
हम उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा एक एग्जाम्पल हुआ। तो हम सब ये जो एसिड्स हैं, तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड जिसमें पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ H+ आयन ज्यादा होंगे। ठीक, तो उसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद में H2SO4, ठीक है, उसके बाद में हम ऐसे HNO3 ले सकते हैं। तो ये सब क्या है? हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, क्योंकि ये क्या देंगे? H+ आयन ज्यादा मात्रा में देंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वीक एसिड्स की। वीक एसिड क्या होंगे? जो कम मात्रा में H+ आयन देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हमने अभी थोड़ी देर पहले लिया था एसिटिक एसिड, है ना। तो CH3CO जो हमारा एसिटिक एसिड है वो उतने वॉल्यूम में कम H+ आयन देता है, इसलिए एसिटिक एसिड हो गया एग्जाम्पल। और कार्बोनिक एसिड होता है ना, कार्बोनिक एसिड होता है C2CO3। तो ये दोनों क्या है? ये वीक एसिड्स हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं, ये तो हमारी हो गई बात एसिड्स की। इसके बाद में स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस भी सेम होगा। स्ट्रॉन्ग बेस जिसमें कि आपके पर यूनिट वॉल्यूम में OH- आयन, है ना, OH- आयन ज्यादा होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लें, तो एग्जाम्पल हो जाएगा NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, है ना। तो ये हो गए हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब वीक बेसिस क्या होंगे? वीक बेसिस वो होंगे जो कि नंबर ऑफ OH- आयन क्या देंगे? कम देंगे, है ना। तो वीक बेसिस में हम क्या ले लेते हैं एग्जाम्पल में? जैसे कि हमारे पास में अगर जैसे आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, और उसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। तो ये सभी जो है ये आपके वीक बेस हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे? ये बहुत कम मात्रा में OH- आयन देते हैं, जबकि ये जो है आपको ज्यादा मात्रा में OH- आयन देते हैं। तो इनको कहा जाएगा वीक एसिड्स। ये हो जाएंगे वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, यहां पर आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडेज लाइफ। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू pH चेंज। ठीक है, जो जितने भी हमारे प्लांट्स एनिमल्स सभी pH चेंज से सेंसिटिव होते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं, पहले पॉइंट में लेते हैं pH चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो जो भी एनिमल्स होते हैं, हम जितने भी हैं, इवन एनिमल्स में आप इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये बहुत कम रेंज के बीच में pH जो आपका होगा वो 7 से लेके 7.8 के बीच में ही सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो ये जो रेंज है बहुत कम है। ये अगर थोड़ा भी चेंज उसमें होता है तो यहाँ पे बहुत सारे आपके एलिमेंट्स आपको दिखने लगते हैं, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं जैसे फिश वगैरह या एक्वेटिक एनिमल, ये बहुत नैरो रेंज के बीच में pH में सरवाइव कर पाते हैं। अगर एसिड रेन होती है, और एसिड रेन की वजह से, एसिड रेन का क्या होता है, आपका जो pH होता है वो एसिड रेन का कितना होता है? 5.6। तो अगर ऐसे pH क्या होगा? ऐसे में एसिड रेन होने से pH बहुत कम हो जाता है। तो ये जब एसिड रेन होती है तो ये वाटर के साथ मिल जाती है, और वाटर का pH बहुत कम हो जाने से आपकी जो फिश और एक्वेटिक एनिमल्स हो जाते हैं वो किल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि कैसे एनिमल्स सर्वाइव करते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, सॉइल pH एंड प्लांट ग्रोथ। ठीक है, अब क्या होता है, जितनी भी हमारी सॉइल होती है या प्लांट्स होते हैं, उनके लिए ग्रोथ के लिए कितना pH होना चाहिए? वो बेस्ट pH होता है 7 pH पे ही प्लांट सबसे अच्छा ग्रोथ करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सॉइल को ना तो एसिडिक होना चाहिए और ना ही बेसिक होना चाहिए। अगर एसिडिक ज्यादा होगी तो भी परेशानी होगी, और बेसिक भी मुश्किल होगा। तो अगर एसिडिक हो जाए, सपोज अगर आपकी जो सॉइल है आपकी बैकयार्ड में वो अगर एसिडिक है, ठीक है, तो फिर क्या कहा जाता है कि फिर आप उसमें क्या डालिए? कैल्शियम ऑक्साइड डाल सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड डाला जाता है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीजें डालने से, या कैल्शियम कार्बोनेट डाल सकते हैं। तो ये सभी क्या है? बेसिक इन नेचर है, हम पढ़ चुके हैं ना। तो ये सभी जब डालेंगे, अगर आपकी सॉइल कैसी है? अगर एसिडिक है तो हम उसमें इस तरीके से आप कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, या कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, ताकि उसका जो है
एसिडिटी न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि ये सभी आपके बेसिक होते हैं। अगर इन केस आपकी जो सॉइल है वो बेसिक है नेचर में, मतलब उसका एल्कलाइन दिख रही है, क्योंकि अगर आप उसको सॉइल को देख रहे हैं, टेस्ट करेंगे और उसको जो पीएच आ रहा है वो पीएच क्या हो जाएगा 8 से ज्यादा, अगर वो 8.3 समथिंग आ रहा है मीन्स क्या हो जाएगा ज्यादा पीएच है। तब फिर उसमें आप क्या डाल देते हैं मैन्योर। मैन्योर में क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो ये जो मैन्योर होता है जो आपने सुना होगा खाद वगैरह ना, तो उसमें क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये कंपाउंड जो होंगे वो कैसे होंगे नेचर में एसिडिक होंगे। तो एसिडिक होके वो बेसिक नेचर के जो आपको होगा उसको न्यूट्रल कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आपका जो पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है तो प्लांट्स की ग्रोथ भी कम हो जाती है या कभी कभी वो डाई कर जाते हैं। तो इसीलिए ना तो सॉइल को बहुत ज्यादा एसिडिक होना चाहिए और ना ही सॉइल को बहुत ज्यादा बेसिक होना चाहिए। तो इसका हमको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट में पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है HCl, है ना। तो हमारे जो स्टमक में होता है वो क्या करता है HCl प्रोड्यूस करता है, तो मीन्स हमारे बॉडी का पीएच क्या होता है एसिडिक होगा, है ना। लेकिन जब हम ओवर ईट कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एसिड जो होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक्सेस में बनने लगेगा, एसिड बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक्सेस में एसिडिक हो जाने की मात्रा में जब ज्यादा एसिडिटी हो जाएगी तो वहां पे हमारे को प्रॉब्लम हो जाती है। इसी केसेस को कहा जाता है इंडाइजेशन, है ना। तो अब हमको क्या करना है इसको न्यूट्रल करना है, मींस अब हम इसमें क्या करेंगे कोई भी एसिड है तो हम एंटासिड लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे एंटी एसिड। अब एंटी एसिड को ही हम क्या कर लेते हैं आई हटा देंगे तो क्या हो जाएगा एंटासिड। तो हम कई बार सुनते हैं कि हम क्या करेंगे अगर हमको एसिडिटी हो जा रही है तो हम क्या करते हैं एंटासिड ले लेते हैं। तो एंटासिड एक्चुअली होता क्या है, जब ये एसिड ज्यादा हो गया है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हमने क्या ले लिया बेस। तो ये क्या कर देगा इस बेस को ये एसिड न्यूट्रल कर देता है और हमारा जो पीएच हो जाता है वो जो आपको जितना रेंज चाहिए वो उसी पीएच तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम कोई बेस लेते हैं, तो इस तरीके से हमारा जो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंट्रोल में हो जाता है। तो इस तरीके से हम करते हैं। अब इसके लिए हम एग्जांपल में क्या ले लेते हैं, जनरली जो हम एंटासिड्स वगैरह लेते हैं वो लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। तो हम क्या ले लेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको हमने पहले भी पढ़ा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में, है ना। तो वो उसी को कहा जाता है। तो हम क्या करते हैं इसको जब हम लेते हैं तो ये बेसिक इन नेचर होता है और बेसिक इन नेचर होने की वजह से हमारी बॉडी के एक्सेस जो आपका बना हुआ एसिड है उसको न्यूट्रल कर देता है। अब हम पढ़ते हैं पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, है ना। तो ये जो दांत होते हैं हमारे वो उनमें सड़न हो जाती है, उसका वजह भी क्या होती है पीएच चेंज। उसके लिए हम क्या करते हैं चलिए हम एक डायग्राम से देख लेते हैं। सपोज हमने ये हमारे क्या है टीथ है, ठीक है। तो इस टीथ के ऊपर क्या होगा जब हम जो भी खाना खाते हैं वो यहाँ पर अगर चिपका रह जाता है तो हमारे माउथ के अंदर क्या होगा बैक्टीरिया होंगे। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया सभी ये जो हमारे जो शुगरी पार्ट होता है जितना भी शुगर वाला पार्ट होगा उसको खाता है और शुगर पार्ट को खा के क्या करेगा ये यहाँ पे एक एसिड प्रोड्यूस करने लगता है। तो एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से ये हमारा जो आपका टीथ होता है ये धीरे धीरे उसमें छोटे छोटे से जो इनेमल होता है, क्योंकि इनेमल काफी हार्ड सब्सटेंस होता है, लेकिन जब हमारे दांत का जो पीएच होता है अगर पीएच 5.5 से कम हो जाता है से कम हो जाएगा, अगर इतना पीएच भी हो जाएगा इससे कम हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा हमारे जो दांत है वो उनमें सड़न शुरू हो जाती है। क्योंकि ये जो यहाँ पे एसिड हुआ ये ऊपरी जो परत होती है वो बनी होती है इनेमल की। इनेमल होता है वो धीरे धीरे करोड़ होने लगता है और फिर यहाँ पे हमारे दांत जो होते हैं वो सड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह क्या है ये भी पीएच चेंज अगर 5.5 से कम हो जाता है तो शुरू हो जाता है। अब इसके लिए प्रिवेंशन के लिए क्या करें, तो प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे हम क्यों करते हैं हम क्या करें हम प्रिवेंशन के लिए टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट क्या करता है, टूथपेस्ट जो होते हैं उसमें होता क्या है जितने भी हमने अब यहाँ देखिए हमने देखिए क्या अब यहाँ पे बना क्या एसिड, है ना। ये क्या हुआ ये एसिड हो गया हमारे माउथ में एसिड है
और जब भी खाना खाते हैं और उसके बाद अगर हम अपना जो माउथ है अगर वो अच्छे से रिंस करते हैं तो हमारे पीएच जो दांतों का पीएच है वो एसिडिक नहीं होगा, है ना। तो अगर हमको अब सपोज फिर भी अगर एसिडिक हो जाता है तो हमको उसको न्यूट्रल करना होगा। न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस यूज करेंगे। तो जितने भी आपके टूथपेस्ट होते हैं वो बेस होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, और इनका जो पीएच होता है ये पीएच होता है लगभग 8, ठीक है। तो ये जो पीएच होता है वो 8 के करीब होता है, और ये जो अगर आपका माउथ का जो पीएच है वो बहुत एसिडिक है, तो ये दोनों एसिड और बेस आपस में मिलके आपके जो पीएच है इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो न्यूट्रल हो जाने से बाद में आपका जो पीएच है वो हो जाएगा बैलेंस, है ना। तो पीएच बैलेंस करने का काम करता है टूथपेस्ट। तो इस तरीके से अगर टूथ डिके हो रहा है उसको रोकने के लिए अगर हम अच्छे से टूथपेस्ट यूज करते हैं, कोई भी टूथपेस्ट जो भी होते हैं लगभग 90% टूथपेस्ट जो होते हैं उनमें जो पीएच होता है वो 8 के करीब होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम साफ तरीके से टूथपेस्ट यूज करें तो टूथ डिके नहीं होगा। ओके, अब हम देखते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर, है ना। तो क्या करते हैं हम, बहुत सारे एनिमल देखते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले अगर हम एग्जांपल के लिए ले लें तो जो हनी बी होती है, जब अगर हनी बी हमको कभी स्टिंग काट देती है तो क्या होता है, अगर उस पर हम थोड़ा सा भी अगर हमने बेकिंग सोडा रब कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। मीन्स क्या करते हैं, जब अपने आप को बचाने के लिए हनी बी ने क्या किया, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टिंग छोड़ा, और स्टिंग कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो एसिडिक नेचर का होने की वजह से हमने क्या किया, उसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया। तो बेकिंग सोडा या हम यहाँ पे यूज करेंगे तो बेकिंग सोडा क्या कर देगा, यहाँ पे एसिडिक जो आपका नेचर था उसको क्या कर देता है, वो हटा देता है ना। तो ये क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देगा। तो न्यूट्रल कर देने से क्या हो जाएगा, आपको जो अभी फील हो रहा था इरिटेशन वगैरह वो एकदम खत्म हो जाता है। तो ये अपने आप इसको सेल्फ डिफेंस के लिए वो करते हैं। कौन करता है, हनी बी। इसी के तरीके से यहाँ पर अगर हम एंट देखते हैं तो एंट भी क्या करते हैं, एंट भी स्टिंग जो करती है उसमें भी कौन सा एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। तो मीथेनोइक एसिड प्रोड्यूस कर देती है जब भी हमको एंट काटती है, तो ठीक है। तो ये मीथेनोइक एसिड जो होता है उसकी वजह से हमको इरिटेशन होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सेम बेकिंग सोडा यहाँ पे जैसे ही रब करेंगे तो वो न्यूट्रल कर देगा, और न्यूट्रल करके हमारी को फिर पीएच जब बैलेंस हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से सेल्फ डिफेंस के लिए भी जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये तो हुआ हमारा किस केस में, एनिमल्स के केस में। एनिमल तो ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स में भी ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जो कि अपने आप को बचाने के लिए पीएच का सहारा लेते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे अगर आपने सुना हो तो नेटल प्लांट होता है, एक नेटल जो प्लांट होता है, अगर अचानक हम उसकी कभी लीव्स को छू जाती है हमसे तो नेटल प्लांट क्या करेगा, वो एकदम आपको बहुत पेनफुल स्टिंग जैसे एहसास होता है, एकदम जैसे कि कोई कीड़े से काट दिया हो, है ना। तो हम क्या करते हैं फिर, अब ये इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये भी क्या करता है, सेम मेथेनोइक एसिड ही आपको यहाँ पर भी ये प्रोड्यूस करता है। तो नेटल प्लांट भी क्या करेगा, मेथेनोइक एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, और इस वजह से आपको क्या होगा, इरिटेशन होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेकिंग सोडा अगर हम रब करेंगे तो फिर न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन ये तो हम करें तो, लेकिन ये नेचर ने भी हमको एक ऐसा सब्सटेंस दिया है दैट इज डॉग प्लांट, है ना। तो जहां नेटल प्लांट उगता है वहीं पे डॉग प्लांट भी उगता है, उसी के आसपास में। ये डॉग प्लांट क्या होता है, ये होता है बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। और ये नेटल जैसे हमने भी देखा ये कैसा है, एसिडिक है। तो एसिड और बेस दोनों मिल जाते हैं। अगर हमारे पास में जब भी अगर कभी ऐसा हो तो हम डॉग प्लांट को उसके ऊपर नेटल प्लांट की जो इरिटेशन के पास कर देते हैं तो वो हमारा इरिटेशन खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही अपने प्रोटेक्शन के लिए इस तरीके का पीएच का सहारा लेते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।